नमस्ते बच्चों। आज हम हमारे हिंदी पाठ्यपुस्तक संचयन से नया पाठ सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है सपनों के से दिन। सपनों के से दिन के लेखक हैं गुरदयाल सिंह। अब हम इनके बारे में देखते हैं। सच में बड़े हो जाते हैं तो उसी बचपन की यादों को याद कर करके खुश हो जाते हैं। बचपन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो उस समय समझ में नहीं आती, क्योंकि उस समय सोच का दायरा सीमित होता है। और ऐसा भी कई बार होता है कि जो बातें बचपन में बुरी लगती हैं वही बातें समझ आ जाने के बाद सही साबित होती है। प्रस्तुत पाठ में भी लेखक अपने बचपन की यादों का जिक्र कर रहा है कि किस तरह से वह और उसके साथी स्कूल के दिनों में मस्ती करते थे और वे अपने अध्यापकों से कितना डरते थे। बचपन में लेखक अपने अध्यापक के व्यवहार को नहीं समझ पाया था। उसी का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया हुआ है। तो देखते हैं इस पाठ का सारांश। लेखक कहते हैं कि उसके बचपन में उसके साथ खेलने वाले बच्चों का हाल भी उसी तरह होता था। सभी के पांव नंगे, फटी मैली सी कच्ची और कई जगह से फटे कुर्ते जिनके बटन टूटे हुए होते थे, और सभी के बाल बिखरे हुए होते थे। जब सभी खेलकर धूल से लिपटे हुए कई जगह में पांव में छाले की लिए घुटने और ठकने के बीच का टांग के पीछे मांस वाले भाग पर खून के ऊपर जमी हुई रेत मिट्टी से लथपथ पिंडलियों लेकर अपने घर जाते, तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस नहीं खाती बल्कि उल्टा और ज्यादा पीट देती थी। कई बच्चों के पिता तो इतने गुस्से वाले होते कि जब बच्चों को पीटना शुरू करते तो यह भी ध्यान नहीं रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से खून बहने लगा है, और ये सभी नहीं पूछते कि उसे चोट कहाँ लगी है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन सभी बच्चे फिर से खेलने के लिए चले आते। लेखक कहता है कि यह बात लेखक को तब समझ आई जब लेखक स्कूल अध्यापक बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहा था। वहां लेखक ने बच्चों के मन के विज्ञान का विषय पढ़ा था। लेखक कहता है कि कुछ परिवार के बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाते थे, और जो भी गए भी पढ़ाई में रुचि ही नहीं होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए, और उनके माँ बाप ने भी उनको स्कूल भेजने के लिए कोई जबरदस्ती ही नहीं की। यहाँ तक कि राशन की दुकान वाला और जो किसानों की फसलों को खरीदते और बेचते हैं, वे भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे। वे कहते थे कि जब उनका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पंडित घनश्याम दास की हिसाब किताब लिखने की पंजाबी प्राचीन लिपि पढ़ाकर सिखा देंगे और दुकान पर खाता खुलवाने लगा देंगे। लेखक कहता है कि बचपन में किसी को भी स्कूल के उस कमरे में बैठकर पढ़ाई करना किसी कैद से कम नहीं लगता था। बचपन में घास ज्यादा हरी और फूलों की सुगंध बहुत ज्यादा मन को लुभाने वाली लगती है। लेखक कहता है कि उस समय स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतियों की दूध सी सफेद कलियों भी हुआ करती थी। ये कलियां इतनी सुंदर और खूबदार होती कि लेखक और उनके साथी चपरासी से चुपचुपा कर कभी-कभी कुछ फूल तोड़ लिया करते थे। परंतु लेखक को अब यह याद नहीं कि फिर उन फूलों का वे क्या करते थे। लेखक कहता है कि शायद वे उन फूलों को या तो जेब में डाल लेते होंगे और माँ उसे धोने के समय निकालकर बाहर फेंक देती होगी, या लेखक और उनके साथी खुद ही स्कूल से बाहर आते समय उन्हें बकरी के मेमनों की तरह खा या चर जाया करते होंगे। लेखक कहता है कि उसके समय में स्कूल में साल के शुरू में 1 डेढ़ महीना ही पढ़ाई हुआ करती थी।
फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाती थी। हर साल छुट्टियों में लेखक अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर चला जाता। वहाँ नानी खूब दूध, दही, मक्खन खिलाती, बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दोपहर तक तो लेखक और उसके साथी उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो उनका जी करता वह मांग कर खाने लगते। लेखक कहता है कि जिस साल वह नानी के घर नहीं जा पाता, उस साल लेखक अपने घर से दूर तो तालाब था, वहां जाया करता था। तो देखो बच्चों, इस तरह से ये तालाब है और तालाब में ये बच्चे किस तरह से तैरने का काम कर रहे, खेल रहे, मदमस्त होकर अपने छुट्टियों को मना रहे हैं। लेखक और उनके साथी कपड़े उतारकर पानी में कूद जाते, फिर पानी से निकलकर भागते हुए एक रेतीले ढीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। फिर गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ करके फिर उसी किसी ऊंची जगह जाकर वहां से तालाब में छलांग लगा देते थे। लेखक कहता है कि उसे यह याद नहीं है कि इस तरह दौड़ना, रेत में लौटना और फिर दौड़कर तालाब में कूद जाने का सिलसिला 5-10 बार करते थे या 15-20 बार। लेखक कहता है कि जैसे जैसे उनकी छुट्टियों के दिन खत्म होने लगते, तो वे लोग दिन गिनने शुरू कर देते। डर के कारण लेखक और उसके साथी खेल कूद के साथ साथ तालाब में नहाना भी भूल जाते। अध्यापकों ने जो काम छुट्टियों में करने के लिए दिया होता था, उसको कैसे करना है, इस बारे में सोचने लगते। काम न किया होने के कारण स्कूल में होने वाली पिटाई का डर अब और ज्यादा बढ़ने लगने लगता है। लेखक बताता है कि उसके कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते थे जो छुट्टियों का काम करने के बजाय अध्यापकों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। ऐसे समय में लेखक और उसके साथी, देखो यहाँ पर यही बताया गया है कि छुट्टियों के दिनों में ये बच्चों को खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता था। फिर अध्यापकों ने छुट्टी के दिनों में दिया हुआ काम जो है वो उसी तरह से रह जाता था, और एक सस्ता सौदा यानी क्या होगा अगर पढ़ाई नहीं होगी छुट्टी के दिनों में दी हुई, तो वहाँ पर अध्यापक थोड़ा सा डांटेंगे, 1-2 फटके लगाएंगे और फिर छोड़ देंगे। तो फिर उसके लिए खेल कूदने का समय बर्बाद क्यों करे, पढ़ाई में क्यों लगे, इस तरह से उस समय के बच्चे सोचा करते थे। क्योंकि वहाँ पर समय ही ऐसा था कि खेल कूद के लिए ज़्यादा बच्चों को ध्यान दिया जाता था। माता पिता अपने काम काजों में होते थे, क्योंकि उनकी परिस्थिति ऐसी होती थी कि वो अपने बच्चों की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाते थे कि वो सही तरीके से सही समय पर पढ़ाई करे। इसीलिए ये बच्चों की ये सब हालत यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही है। देखो, वो कौन सा सस्ता सौदा समझते थे कि अध्यापकों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। ऐसे समय में लेखक और उसके साथी उनका सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता था। ओमा की बातें, गालियां और उसकी मारपीट का ढंग सभी से बहुत अलग था। वह देखने में भी सभी से बहुत अलग था। उसका मटके जितना बड़ा सिर था, जो उसके 4 बलिष्ठ के छोटे कद के शरीर पर ऐसा लगता था जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। बड़े सिर पर नारियल जैसी आंखों वाला उसका चेहरा बंदरिया के बच्चे जैसा और भी अजीब लगने लगता। जब भी लड़ाई होती तो यह अपने हाथ पांव का प्रयोग नहीं करता, वह अपने सिर से ही लड़ाई किया करता था। लेखक कहता है कि वह जिस स्कूल में पढ़ता था वह स्कूल बहुत छोटा था। उसमें केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे, जो अंग्रेजी के अक्षर एच की तरह बने हुए थे। दाई ओर का पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। स्कूल के प्रेयर यानी प्रार्थना के समय वह बाहर जाते थे और सीधी पंक्तियों के कद के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर उनका जो गोरा चेहरा जो है उस पर खुशी साफ दिखाई देने लगती थी। मास्टर प्रीतम चंद, जी हाँ, मास्टर प्रीतम चंद जी स्कूल के पीटी टीचर थे।
वे लड़कों की पंक्तियों के पीछे खड़े खड़े यह देखते रहते कि कौन सा लड़का पंक्ति में ठीक से नहीं खड़ा है। उनकी धमकी भरी डांट तथा लाड गुस्से के डर से लेखक और लेखक के साथी पंक्ति के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते, सीधी पंक्ति में बने रहने की पूरी कोशिश करते थे। मास्टर प्रीतम चंद बहुत ही सख्त अध्यापक थे, परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उनके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं कक्षा को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। किसी को भी याद नहीं था कि 5वीं कक्षा में कभी भी उन्होंने हेडमास्टर शर्मा जी को किसी गलती के कारण किसी को मारते या डांटते देखा या सुना हो। इतने प्यारे और बच्चों से प्यार करने वाले ऐसे लेखक के स्कूल के हेडमास्टर थे। लेखक कहता है कि बचपन में स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, परंतु 1-2 कारणों के कारण कभी-कभी स्कूल जाना अच्छा भी लगने लगता था। देखते अभी बच्चों को स्कूल कब जाना अच्छा लगता था। मास्टर प्रीतम सिंह जब परेड करवाते और मुंह में सीटी लगाकर लेफ्ट राइट की आवाज निकालते हुए मार्च करवाया करते थे, फिर जब वे राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहते तो सभी विद्यार्थी अपने छोटे छोटे जूतों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर जूतों की टक टक करते और ऐसे घमंड के साथ चलते जैसे वे सभी विद्यार्थी न हो बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो। जैसे किसी देश का फौजी जवान होता है। स्काउटिंग करते हुए कोई भी विद्यार्थी कोई गलती नहीं करता तो पीटी साहब अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकते और सभी को शाबाश कहते। उनकी यह शाबाश लेखक और उसके साथियों को ऐसे लगने लगती जैसे उन्होंने किसी फौज के सभी पदक या मेडल जीत लिए हों। लेखक कहता है कि हर साल जब वह अगली कक्षा में प्रवेश करता तो उसे पुरानी पुस्तकें मिला करती थी। उसके स्कूल के हेडमास्टर शर्मा जी एक धनी घर के लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता था तो शर्मा जी उस लड़के की 1 साल पुरानी पुस्तकें लेखक के लिए ले आते थे। लेखक के घर में किसी को भी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती तो शायद इसी बहाने लेखक की पढ़ाई 3री-4थी कक्षा में ही छूट जाती। लेखक कहता है कि जब लेखक स्कूल में था तब दूसरे विश्व युद्ध का समय था। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर गांव में आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते थे। वे रात को खुले मैदान में शामियाना लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते। उनका एक गाना अभी भी उन्हें याद है। कुछ मस्खरे अजीब सी वर्दियों पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते थे। भर्ती हो जा रे रंगरूटे भर्ती हो जा रे, अठे मिले से टूटे लितर अठे मिलन दे बूट, भर्ती हो जा रे रंगरूटे, अठे पहन से फटे पुराने अठे मिलेंगे सूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट। तो इस तरह से इन्हीं बातों से वे लोगों को आकर्षित करते हुए नौजवान के लिए भर्ती के लिए तैयार हो जाते थे कि उन्हें नए कपड़े, नए बूट और अच्छी तरह से रहन सहन उनको मिलेगा। इस तरह से इस गाने में वो होता था और केवल इस गरीब गांव के लोग जो हैं वो इसी बात से आकर्षित होकर फौज में भर्ती हो जाया करते थे। लेखक कहता है कि कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। लेखक और उसके साथियों को पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा, यानी कि वह कमरा जिसमें चारों ओर से खिड़कियां और दरवाजे हो, किराए पर ले रखा था। पीटी मास्टर वही आराम से रह रहे थे।
कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी लेखक और उसके साथियों को बताया करते थे, उन्हें निष्कासित होने की थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी। जिस तरह वह पहले आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगो कर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतार कर खिलाते थे, वे आज भी उसी तरह आराम से पिंजरे में रखे उन 2 तोतों को दिन में कई बार भिगो कर रखे बादामों की गिरियां का छिलका उतार कर खिलाते और उन्हें उनसे बातें करते रहते। उनके वे तोते लेखक और उसके साथियों ने भी कई बार देखे थे। जब लेखक और उनके साथी उन लड़कों के साथ के पीटी मास्टर के चौबारे में गए थे, जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर में काम करने जाया करते थे। परंतु लेखक और उसके साथियों के लिए यह चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद पट्टी या डंडे से मार मार कर विद्यार्थियों की चमड़ी तक उधड़ देते, वह अपने तोते से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। लेखक स्वयं में सोच रहा था कि क्या तोतों को उनकी आग की तरह जलती भूरी आंखों से डर नहीं लगता होगा। लेखक और उसके साथियों की समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी, क्योंकि तब वे बहुत छोटे हुआ करते थे। वे तो बस पीटी मास्टर के इस रूप को एक तरह से अवधूत ही मानते थे। बच्चों, इस प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहना गलत न होगा कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलना कूदना भी अत्यधिक पसंद करते हैं। ढेरों किताबें व अध्यापकों की डांट को वे सहन नहीं कर सकते, इसीलिए हमें चाहिए कि हम बाल मनोविज्ञान का सहारा लेकर बच्चों की गतिविधियों को बढ़ाएं, उनकी रुचि का विषय उन्हें पढ़ने हेतु दें। खेल-कूद, व्यायाम, स्काउटिंग, विभिन्न क्रियाकलाप, वृक्षारोपण, विज्ञापन संबंधी कार्य आदि सभी करने का माहौल उन्हें प्रदान करें। उनकी रुचियों को जानने का प्रयास करें। अपनी चाह उन पर न लादें। शारीरिक व मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित कर उन्हें पढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि शिक्षा में बच्चों के ज़्यादा रुचि न लेने का कारण कुछ हद तक उनके माता-पिता भी हुआ करते थे। जैसे हमने देखा है कि इस पाठ में लेखक और उसके साथी जो थे, उनके माता-पिता जो थे वो बिल्कुल बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, इसलिए बच्चे पढ़े न पढ़े उनके ना के बराबर हुआ करते थे। तो अगर यहाँ पर आज की अगर हम देखेंगे कि माता पिता बच्चों की तरफ बहुत ही अधिक ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई के लिए, और इसी तरह से वे बच्चे आज अधिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन बच्चों को अपने अभिभावक यानी जो उनके अच्छे चाहते हैं, पेरेंट्स हो, अध्यापक हो, उनके प्रति उनके मन में थोड़ा सा क्रोध या गुस्सा हमें दिखाई देता है, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ तक हम ये भी देख सकते हैं कि इस प्रस्तुत पाठ में अनुशासन को बनाए रखने हेतु विद्यार्थियों को यदि दंड दिया गया है, तो अच्छे कार्यों के लिए उन्हें शाबाशी भी दी गई है। हालांकि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में हम देखते हैं कि शिक्षकों को मारपीट जैसे दंड यानी शारीरिक दंड देने का अधिकार नहीं दिया गया है। आजकल शिक्षकों को यह निर्देश है कि वे विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को समझें, उनकी शरारतों के कारणों का अन्वेषण करें, तत्पश्चात उन्हें गलतियों का एहसास कराएं, साथ साथ उनके दुर्गुणों के कारणों को भी अभिभावक के साथ मिलकर दूर करने की कोशिश करें। उनके साथ मित्रता व ममता का व्यवहार करें। मेरे विचार से पाठ में वर्णित व्यक्तियों की अपेक्षा
वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में स्वीकृत मान्यताएं बेहतर हैं। तो बच्चों, यहीं पर आज का हमारा जो पाठ है, इस पाठ के कुछ कठिन शब्दार्थ हम यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, उसे आप अच्छी तरह से पढ़कर अपने नोटबुक पर लिख सकते हैं। और यहीं पर हमारा आज का ये संचयन का सपनों के से दिन का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्ते बच्चों, आज हम हमारे हिंदी पाठ्यपुस्तक संचयन से नया पाठ सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है सपनों के से दिन। सपनों के से दिन के लेखक हैं गुरदयाल सिंह। अब हम इनके बारे में देखते हैं। इस पाठ का हम संक्षिप्त में देखते हैं कि इस पाठ में क्या दिया गया है। सपनों के से दिन। बचपन में भले ही सभी सोचते हैं कि काश हम बड़े होते तो कितना अच्छा होता, परंतु जब सच में बड़े हो जाते हैं तो उसी बचपन की यादों को याद कर करके खुश हो जाते हैं। बचपन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो उस समय समझ में नहीं आती, क्योंकि उस समय सोच का दायरा सीमित होता है। और ऐसा भी कई बार होता है कि जो बातें बचपन में बुरी लगती हैं, वही बातें समझ आ जाने के बाद सही साबित होती है। प्रस्तुत पाठ में भी लेखक अपने बचपन की यादों का जिक्र कर रहा है कि किस तरह से वह और उसके साथी स्कूल के दिनों में मस्ती करते थे और वे अपने अध्यापकों से कितना डरते थे। बचपन में लेखक अपने अध्यापक के व्यवहार को नहीं समझ पाया था। उसी का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया हुआ है। तो देखते हैं इस पाठ का सारांश। लेखक कहते हैं कि उसके बचपन में उसके साथ खेलने वाले बच्चों का हाल भी उसी तरह होता था। सभी के पांव नंगे, फटी मैली सी कच्ची और कई जगह से फटे कुर्ते जिनके बटन टूटे हुए होते थे, और सभी के बाल बिखरे हुए होते थे। जब सभी खेलकर धूल से लिपटे हुए कई जगह में पांव में छाले की लिए घुटने और ठकने के बीच का टांग के पीछे मांस वाले भाग पर खून के ऊपर जमी हुई रेत मिट्टी से लथपथ पिंडलियों लेकर अपने घर जाते, तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस नहीं खाती, बल्कि उल्टा और ज्यादा पीट देती थी। कई बच्चों के पिता तो इतने गुस्से वाले होते कि जब बच्चों को पीटना शुरू करते तो यह भी ध्यान नहीं रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से खून बहने लगा है, और ये सभी नहीं पूछते कि उसे चोट कहाँ लगी है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन सभी बच्चे फिर से खेलने के लिए चले आते। लेखक कहता है कि यह बात लेखक को तब समझ आई जब लेखक स्कूल अध्यापक बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहा था। वहां लेखक ने बच्चों के मन के विज्ञान का विषय पढ़ा था। लेखक कहता है कि कुछ परिवार के बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाते थे, और जो भी गए भी पढ़ाई में रुचि ही नहीं होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए, और उनके माँ बाप ने भी उनको स्कूल भेजने के लिए कोई जबरदस्ती ही नहीं की। यहाँ तक कि राशन की दुकान वाला और जो किसानों की फसलों को खरीदते और बेचते हैं, वे भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे। वे कहते थे कि जब उनका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पंडित घनश्याम दास की हिसाब किताब लिखने की पंजाबी प्राचीन लिपि पढ़ाकर सिखा देंगे और दुकान पर खाता खुलवाने लगा देंगे। लेखक कहता है कि बचपन में किसी को भी स्कूल के उस कमरे में बैठकर पढ़ाई करना किसी कैद से कम नहीं लगता था। बचपन में घास ज्यादा हरी और फूलों की सुगंध बहुत ज्यादा मन को लुभाने वाली लगती है। लेखक कहता है कि उस समय स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतियों की दूध सी सफेद कलियों भी हुआ करती थी। ये कलियां इतनी सुंदर और खूब
खूबदार होती कि लेखक और उनके साथी चपरासी से चुपचुपा कर कभी-कभी कुछ फूल तोड़ लिया करते थे, परंतु लेखक को अब यह याद नहीं कि फिर उन फूलों का वे क्या करते थे। लेखक कहता है कि शायद वे उन फूलों को या तो जेब में डाल लेते होंगे और माँ उसे धोने के समय निकालकर बाहर फेंक देती होगी, या लेखक और उनके साथी खुद ही स्कूल से बाहर आते समय उन्हें बकरी के मेमनों की तरह खा या चर जाया करते होंगे। लेखक कहता है कि उसके समय में स्कूल में साल के शुरू में 1-1.5 महीना ही पढ़ाई हुआ करती थी। फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाती थी। हर साल छुट्टियों में लेखक अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर चला जाता। वहाँ नानी खूब दही, दूध, दही, मक्खन खिलाती, बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दोपहर तक तो लेखक और उसके साथी उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो उनका जी करता वह मांग कर खाने लगते। लेखक कहता है कि जिस साल वह नानी के घर नहीं जा पाता, उस साल लेखक अपने घर से दूर तो तालाब था, वहां जाया करता था। तो देखो बच्चों, इस तरह से ये तालाब है और तालाब में ये बच्चे किस तरह से तैरने का काम कर रहे, खेल रहे, मदमस्त होकर अपने छुट्टियों को मना रहे हैं। लेखक और उनके साथी कपड़े उतारकर पानी में कूद जाते, फिर पानी से निकलकर भागते हुए एक रेतीले ढीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते, फिर गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ करके फिर उसी किसी ऊंची जगह जाकर वहां से तालाब में छलांग लगा देते थे। लेखक कहता है कि उसे यह याद नहीं है कि इस तरह दौड़ना, रेत में लौटना और फिर दौड़कर तालाब में कूद जाने का सिलसिला 5-10 बार करते थे या 15-20 बार। लेखक कहता है कि जैसे जैसे उनकी छुट्टियों के दिन खत्म होने लगते, तो वे लोग दिन गिनने शुरू कर देते। डर के कारण लेखक और उसके साथी खेल कूद के साथ साथ तालाब में नहाना भी भूल जाते। अध्यापकों ने जो काम छुट्टियों में करने के लिए दिया होता था, उसको कैसे करना है इस बारे में सोचने लगते। काम न किया होने के कारण स्कूल में होने वाली पिटाई का डर अब और ज्यादा बढ़ने लगने लगता है। लेखक बताता है कि उसके कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते थे जो छुट्टियों का काम करने के बजाय अध्यापकों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। ऐसे समय में लेखक और उसके साथी, देखो यहाँ पर यही बताया गया है कि छुट्टियों के दिनों में ये बच्चों को खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता था। फिर अध्यापकों ने छुट्टी के दिनों में दिया हुआ काम जो है वो उसी तरह से रह जाता था, और एक सस्ता सौदा यानी क्या होगा अगर पढ़ाई नहीं होगी छुट्टी के दिनों में दी हुई, तो वहाँ पर अध्यापक थोड़ा सा डांटेंगे, 1-2 फटके लगाएंगे और फिर छोड़ देंगे। तो फिर उसके लिए खेल कूदने का समय बर्बाद क्यों करे, पढ़ाई में क्यों लगे, इस तरह से उस समय के बच्चे सोचा करते थे, क्योंकि वहाँ पर समय ही ऐसा था कि खेल कूद के लिए ज़्यादा बच्चों को ध्यान दिया जाता था। माता पिता अपने काम काजों में होते थे, क्योंकि उनकी परिस्थिति ऐसी होती थी कि वो अपने बच्चों की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाते थे कि वो सही तरीके से सही समय पर पढ़ाई करे। इसीलिए ये बच्चों की ये सब हालत यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही है। देखो, वो कौन सा सस्ता सौदा समझते थे कि अध्यापकों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। ऐसे समय में लेखक और उसके साथी उनका सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता था। ओमा की बातें, गालियां और उसकी मारपीट का ढंग सभी से बहुत अलग था। वह देखने में भी सभी से बहुत अलग था। उसका मटके जितना बड़ा सिर था, जो उसके 4 बलिष्ठ के छोटे कद के शरीर पर ऐसा लगता था जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। बड़े सिर पर नारियल जैसी आंखों वाला उसका चेहरा बंदरिया के बच्चे जैसा और भी अजीब लगने लगता। जब भी लड़ाई होती तो यह
अपने हाथ पांव का प्रयोग नहीं करता, वह अपने सिर से ही लड़ाई किया करता था। लेखक कहता है कि वह जिस स्कूल में पढ़ता था वह स्कूल बहुत छोटा था। उसमें केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर एच की तरह बने हुए थे। दाई ओर का पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। स्कूल के प्रेयर यानी प्रार्थना के समय वह बाहर जाते थे और सीधी पंक्तियों के कद के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर उनका जो गोरा चेहरा जो है उस पर खुशी साफ दिखाई देने लगती थी। मास्टर प्रीतम चंद, जी हाँ, मास्टर प्रीतम चंद जी स्कूल के पीटी टीचर थे। वे लड़कों की पंक्तियों के पीछे खड़े खड़े यह देखते रहते कि कौन सा लड़का पंक्ति में ठीक से नहीं खड़ा है। उनकी धमकी भरी डांट तथा लाड गुस्से के डर से लेखक और लेखक के साथी पंक्ति के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते, सीधी पंक्ति में बने रहने की पूरी कोशिश करते थे। मास्टर प्रीतम चंद बहुत ही सख्त अध्यापक थे, परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उनके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं कक्षा को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। किसी को भी याद नहीं था कि 5वीं कक्षा में कभी भी उन्होंने हेडमास्टर शर्मा जी को किसी गलती के कारण किसी को मारते या डांटते देखा या सुना हो। इतने प्यारे और बच्चों से प्यार करने वाले ऐसे लेखक के स्कूल के हेडमास्टर थे। लेखक कहता है कि बचपन में स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, परंतु 1-2 कारणों के कारण कभी-कभी स्कूल जाना अच्छा भी लगने लगता था। देखते अभी बच्चों को स्कूल कब जाना अच्छा लगता था। मास्टर प्रीतम सिंह जब परेड करवाते और मुंह में सीटी लगाकर लेफ्ट राइट की आवाज निकालते हुए मार्च करवाया करते थे, फिर जब वे राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहते तो सभी विद्यार्थी अपने छोटे छोटे जूतों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर जूतों की टक टक करते और ऐसे घमंड के साथ चलते जैसे वे सभी विद्यार्थी न हो बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो। जैसे किसी देश का फौजी जवान होता है। स्काउटिंग करते हुए कोई भी विद्यार्थी कोई गलती नहीं करता तो पीटी साहब अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकते और सभी को शाबाश कहते। उनकी यह शाबाश लेखक और उसके साथियों को ऐसे लगने लगती जैसे उन्होंने किसी फौज के सभी पदक या मेडल जीत लिए हों। लेखक कहता है कि हर साल जब वह अगली कक्षा में प्रवेश करता तो उसे पुरानी पुस्तकें मिला करती थी। उसके स्कूल के हेडमास्टर शर्मा जी एक धनी घर के लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता था तो शर्मा जी उस लड़के की 1 साल पुरानी पुस्तकें लेखक के लिए ले आते थे। लेखक के घर में किसी को भी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती तो शायद इसी बहाने लेखक की पढ़ाई 3री-4थी कक्षा में ही छूट जाती। लेखक कहता है कि जब लेखक स्कूल में था तब दूसरे विश्व युद्ध का समय था। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर गांव में आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते थे। वे रात को खुले मैदान में शामियाना लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते। उनका एक गाना अभी भी उन्हें याद है। कुछ मस्खरे अजीब सी वर्दियों पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते थे। भर्ती हो जा रे रंगरूटे भर्ती हो जा रे, अठे मिले से टूटे लितर अठे मिलन दे बूट, भर्ती हो जा रे रंगरूटे, अठे पहन से फटे पुराने अठे मिलेंगे सूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट। तो इस तरह से इन्हीं बातों से वे लोगों को आकर्षित करते हुए नौजवान
के लिए भर्ती के लिए तैयार हो जाते थे कि उन्हें नए कपड़े, नए बूट और अच्छी तरह से रहन सहन उनको मिलेगा, इस तरह से इस गाने में वो होता था। और केवल इस गरीब गांव के लोग जो हैं वो इसी बात से आकर्षित होकर फौज में भर्ती हो जाया करते थे। लेखक कहता है कि कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। लेखक और उसके साथियों को पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा, यानी कि वह कमरा जिसमें चारों ओर से खिड़कियां और दरवाजे हो, किराए पर ले रखा था। पीटी मास्टर वही आराम से रह रहे थे। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी लेखक और उसके साथियों को बताया करते थे, उन्हें निष्कासित होने की थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी। जिस तरह वह पहले आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगो कर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतार कर खिलाते थे, वे आज भी उसी तरह आराम से पिंजरे में रखे उन 2 तोतों को दिन में कई बार भिगो कर रखे बादामों की गिरियां का छिलका उतार कर खिलाते और उन्हें उनसे बातें करते रहते। उनके वे तोते लेखक और उसके साथियों ने भी कई बार देखे थे। जब लेखक और उनके साथी उन लड़कों के साथ के पीटी मास्टर के चौबारे में गए थे, जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर में काम करने जाया करते थे। परंतु लेखक और उसके साथियों के लिए यह चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद पट्टी या डंडे से मार मार कर विद्यार्थियों की चमड़ी तक उधर देते, वह अपने तोते से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। लेखक स्वयं में सोच रहा था कि क्या तोतों को उनकी आग की तरह जलती भूरी आंखों से डर नहीं लगता होगा। लेखक और उसके साथियों की समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी क्योंकि तब वे बहुत छोटे हुआ करते थे। वे तो बस पीटी मास्टर के इस रूप को एक तरह से अवधूत ही मानते थे। बच्चों, इस प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहना गलत न होगा कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलना कूदना भी अत्यधिक पसंद करते हैं। ढेरों किताबें व अध्यापकों की डांट को वे सहन नहीं कर सकते, इसीलिए हमें चाहिए कि हम बाल मनोविज्ञान का सहारा लेकर बच्चों की गतिविधियों को बढ़ाएं, उनकी रुचि का विषय उन्हें पढ़ने हेतु दें। खेल-कूद, व्यायाम, स्काउटिंग, विभिन्न क्रियाकलाप, वृक्षारोपण, विज्ञापन संबंधी कार्य आदि सभी करने का माहौल उन्हें प्रदान करें। उनकी रुचियों को जानने का प्रयास करें। अपनी चाह उन पर न लादें। शारीरिक व मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित कर उन्हें पढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि शिक्षा में बच्चों के ज़्यादा रुचि न लेने का कारण कुछ हद तक उनके माता-पिता भी हुआ करते थे। जैसे हमने देखा है कि इस पाठ में लेखक और उसके साथी जो थे, उनके माता-पिता जो थे वो बिल्कुल बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, इसलिए बच्चे पढ़े न पढ़े उनके ना के बराबर हुआ करते थे। तो अगर यहाँ पर आज की अगर हम देखेंगे कि माता पिता बच्चों की तरफ बहुत ही अधिक ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई के लिए, और इसी तरह से वे बच्चे आज अधिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन बच्चों को अपने अभिभावक यानी जो उनके अच्छे चाहते हैं, पेरेंट्स हो, अध्यापक हो, उनके प्रति उनके मन में थोड़ा सा क्रोध या गुस्सा हमें दिखाई देता है। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ तक हम ये भी देख सकते हैं कि इस प्रस्तुत पाठ में अनुशासन को बनाए रखने हेतु विद्यार्थियों को यदि दंड दिया गया है तो अच्छे कार्यों के
लिए उन्हें शाबाशी भी दी गई है। हालांकि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में हम देखते हैं कि शिक्षकों को मारपीट जैसे दंड यानी शारीरिक दंड देने का अधिकार नहीं दिया गया है। आजकल शिक्षकों को यह निर्देश है कि वे विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को समझें, उनकी शरारतों के कारणों का अन्वेषण करें, तत्पश्चात उन्हें गलतियों का एहसास कराएं, साथ साथ उनके दुर्गुणों के कारणों को भी अभिभावक के साथ मिलकर दूर करने की कोशिश करें, उनके साथ मित्रता व ममता का व्यवहार करें। मेरे विचार से पाठ में वर्णित व्यक्तियों की अपेक्षा वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में स्वीकृत मान्यताएं बेहतर हैं। तो बच्चों, यहीं पर आज का हमारा जो पाठ है, इस पाठ के कुछ कठिन शब्दार्थ हम यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, उसे आप अच्छी तरह से पढ़कर अपने नोटबुक पर लिख सकते हैं। और यहीं पर हमारा आज का ये संचयन का सपनों के से दिन का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।